नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 6 है, अध्याय 6 है, उसके अंतर्गत जो दो मुख्य आदेशिकाएं दी गई हैं, एक है उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन और दूसरा कुर्की अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, इन पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर में जो आदेशिका संबंधी अन्य नियम बताए गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, चैप्टर 6 हमने जो है हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर के दो टॉपिक्स हमने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला समन है। समन से संबंधित सारे प्रावधान हमने देख लिए थे और इसी के साथ साथ वारंट से संबंधित सारे प्रावधान भी हमने वहां देख लिए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है ये दो टॉपिक जो है बच गए थे, उनको आज हम कंप्लीट कर इस चैप्टर को यहां पर कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा जिसमें हम हमारा अगला चैप्टर लेंगे। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, सीआरपीसी का जो चैप्टर 6 है, यह हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं की बात करता है, जिसके अंतर्गत हमने जो है समन्स देखे कि न्यायालय जो है समन जारी कर सकता है किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, आदेशिका है। फिर उसके बाद हमने वारंट देखा कि न्यायालय जो है वारंट भी इशू कर सकता है, पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है कि वह फलाना फलाना व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने उपस्थित करे। अब जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट कोई वारंट इशू हुआ है, वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सकता है, किस किस के कारण, या वो व्यक्ति फरार हो गया है या वो व्यक्ति जो है अपने आप को छुपा रहा है, वारंट का निष्पादन नहीं होने दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास जो है दो उपचार और हैं जिसके द्वारा वह अपने आदेशों का पालन करवा सकता है, किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। जिसमें सबसे पहली आदेशिका है जिसको हम बोलते हैं उद्घोषणा। अब देखिए, उद्घोषणा के बारे में जो प्रोविजन है वह धारा 82 में प्रोवाइडेड है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 82 जो है प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब धारा 82 जो है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति फरार हो गया है, न्यायालय ने वारंट जारी किया और वह गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उससे बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है उस व्यक्ति की फरार होने की उद्घोषणा कर सकता है। अब क्या कहती है सेक्शन 82, हम देखते हैं। देखिए, सेक्शन 82 में जो है आप ध्यान रखिएगा 5 सब सेक्शंस हैं, है ना। सेक्शन 82 में 5 सब सेक्शंस हैं, जिसमें से जो 3 सब सेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ये 3 सबसेक्शन जो है हमारी जब संहिता 1973 बनी थी तभी से जो है इस संहिता में थे, लेकिन सबसेक्शन 4 और 5 ये जो है 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब क्लॉज 1, ये कहती है उपधारा 1 ये कहती है, यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति को जो है उद्घोषणा जारी करने के लिए साक्ष्य ले लिए गए हो या ना लिए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह विश्वास करने का कारण है, न्यायालय को यह विश्वास करा दिया गया है कि न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया है, मतलब कि न्यायालय ने जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया है वह फरार हो गया है, वह व्यक्ति जो है बच गया, जो है फरार हो गया है या फिर अपने को छिपा रहा है। ध्यान रखिएगा, फरार हो गया है मतलब कि पुलिस अधिकारी अरेस्ट करने के लिए घर जाते हैं उसको लेने अरेस्ट करने के लिए, तो वह मिलता ही नहीं है और वह जो है किसी भी स्थिति में गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम फरार बोलते हैं। तो व्यक्ति फरार हो गया है या फिर अपने आप को छिपा रहा है, पुलिस अधिकारी से बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके कारण, उसके छुपाने के कारण या फरार होने के कारण वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता। समझिएगा, न्यायालय को क्या विश्वास करा दिया गया है कि भाई ऐसा व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिस कारण से
वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? तो न्यायालय लिखित उद्घोषणा, अंडरलाइन कर लीजिए अपने डायरेक्ट में, न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट, मतलब एक निश्चित समय पर, विनिर्दिष्ट स्थान एवं विनिर्दिष्ट समय पर, अब इसको आप आईएमपी लगा लीजिए, इसको इसीलिए आईएमपी लगा दीजिए कि जिस उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थान और समय का वर्णन नहीं होगा वह उद्घोषणा जो है अवैधानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस बात को जो है क्लियर किया है कि विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा में प्रकाशन की तारीख से, अब ये जो समय होगा ये कब होगा? जिस तारीख को उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है उसकी तारीख से 30 दिन के पश्चात की होगी। मतलब जिस तारीख को उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना है समय पर या उस दिन पर, तो वो दिन कौन सा होगा? वह दिन जिस दिन उद्घोषणा जारी की जा रही है उस तारीख से 30 दिन के पश्चात का कोई भी दिन न्यायालय जो है निर्धारित कर सकती है कि वह उस स्थान पर और समय पर न्यायालय के सामने उपस्थित हो, तो हाजिर हो। इस तरह का उद्घोषणा जो है न्यायालय जारी कर सकती है। अब ये समस्या आ रही है कि भाई न्यायालय ने उद्घोषणा का प्रावधान हो गया कि उद्घोषणा जारी कर सकते हैं, अब वो व्यक्ति तो अरेस्ट होने से बच रहा है, अपने आप को छुपा रहा है। अब न्यायालय जो है इस उद्घोषणा को कैसे लोगों तक या पब्लिश करे जिससे कि वह व्यक्ति उस तक यह सूचना पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में इस उद्घोषणा को प्रकाशित करने के प्रावधान जो है सब सेक्शन 2 में है। ध्यान रखिएगा, उद्घोषणा क्या है ये सब सेक्शन 1 में बता दिया। अब उद्घोषणा को प्रकाशित कैसे करना है, उद्घोषणा को जो है पब्लिश्ड कैसे करना है कि जो है उस व्यक्ति तक सूचना मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में सब सेक्शन 2 जो है यह इसके बारे में प्रावधान करती है। यह कहती है उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी, जिसमें सब क्लॉज 1 है, उसके अंतर्गत कहा जा रहा है वहां का मतलब है वह उद्घोषणा वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। सामान्यतः वह व्यक्ति जिस गांव में, जिस नगर में सामान्यतः निवास करता है, किसी सहजरस स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। मतलब ऐसे स्थान पर जो कि सब जो है वहां से देख सकते हैं, सहज दृश्य मतलब इजीली विजिबल जगह है, वहां पर खड़े होकर वह उद्घोषणा क्या होगा? लोगों के सामने पढ़ी जाएगी। और दूसरे नंबर पे ये कहता है वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, मतलब कि सिंपली रहता है, किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी, मतलब कि चिपकाई जाएगी। या तो गांव में जो भी ऐसी जगह है जहां पर सब लोगों की नजर पड़ती हो वहां पर चिपकाई जाएगी, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के घर के बाहर भी चिपकाई जाएगी जिससे कि सभी लोग उसको देख सकें। और इसके साथ साथ एक प्रावधान इसमें यह भी है कि उस उद्घोषणा की एक कॉपी न्याय सदन, जिस न्यायालय ने जो है उद्घोषणा जारी की है, उस सदन के बाहर जो है एक उद्घोषणा की कॉपी चिपकाई जाएगी। इस प्रकार से जो है उस उद्घोषणा को प्रकाशित किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ यहां पर यह भी व्यवस्था की गई है, आप ध्यान दीजिएगा, कि न्यायालय अगर चाहे तो उस उद्घोषणा को जो उस क्षेत्र का जहां पर वह उद्घोषणा प्रकाशित होनी है उस क्षेत्र में जो भी प्रचलित न्यूज़पेपर है, जो भी ऐसा न्यूज़पेपर है जो जिसकी सर्कुलेटिंग है उस एरिया में, उस न्यूज़पेपर में भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है न्यायालय अपनी उद्घोषणा को पब्लिश करता है। तो क्लियर हुई बात। कौन सी बात आपने को याद रखना है? सबसे पहले जहां ऐसे जगह पर जहां पर वो व्यक्ति निवास करता है सामान्यतः वहां पर उसको पढ़ा जा सकता है। इसी के साथ साथ उस उद्घोषणा को उसी गांव में जहां वो निवास कर रहा है वहां पर उसको चिपकाया जाएगा किसी सहज दृश्य भाग पर या सहज दृश्य स्थान पर, और एक कॉपी उसके घर के बाहर लगाई जाएगी। इसी के साथ साथ एक कॉपी उस न्याय सदन की जिसने वह प्रकाशित की है उसके बाहर उसकी एक कॉपी लगाई जाएगी। और लास्ट में क्या करना है, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है तो वह ऐसे न्यूज़पेपर में जिसका सर्कुलेशन उस एरिया में है, जिस एरिया में वह व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है, उस एरिया में जो है उस न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कराया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है। अब इसी के साथ साथ
यहां पर यह भी बताया गया है सब क्लॉज 3 में, ध्यान दीजिएगा। सब क्लॉज 3 बोलता है उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा। मतलब अगर वह न्यायालय जो है लिखित रूप में यह घोषित कर देता है, उद्घोषणा जारी कर दी गई है फलाना फलाना दिन, तो वह न्यायालय का वह लिखित कथन जो है वह निश्चायक सबूत होगा कि कोई उद्घोषणा सही तरीके से पब्लिश कर दी गई है। तो ये सब क्लॉज 3 में बतलाया गया है। तो ये जो प्रोविजन जो मैंने आपको बताया, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, यह इस संहिता के लागू होने के साथ ही इस संहिता में थे। लेकिन सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 जो है, जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ये जो सब क्लॉज हैं यह 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए। इसमें यह कहा गया है जहां उपधारा 1 के अंतर्गत प्रकाशित कोई उद्घोषणा ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो भारतीय दंड संहिता की धारा, अब कौन कौन सी धारा ध्यान रखिएगा, धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 379, इसी प्रकार की जो गंभीर अपराधों की धाराएं आप बेयर एक्ट में देखिएगा, इसी प्रकार की जो गंभीर अपराधों की जो धाराएं हैं, इन धाराओं का जो कोई व्यक्ति अभियुक्त है और वो व्यक्ति अगर फरार हो गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कर सकते हैं कि ध्यान रखिएगा ये सेक्शन 82 के सब क्लॉज 4 में कौन डिक्लेयर करता है कि कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है, तो न्यायालय उद्घोषणा कर सकेगी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कि वो व्यक्ति जो है उद्घोषित अपराधी हो गया है। मतलब अब समझिएगा बात को, एक छोटी सी बात आप समझिए, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 में जो प्रोविजन थे वह इस बात के थे कि न्यायालय उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए उद्घोषणा जारी करती है कि वो व्यक्ति जो है फलाना फलाना तारीख को न्यायालय उपस्थित हो जाए। लेकिन सब क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकेगा न्यायालय। बात समझ में आ गई। और ऐसे व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में सब क्लॉज 5 ये बोलता है कि वही प्रक्रिया होगी जो कि सब क्लॉज 1 से लेकर सब क्लॉज 3 तक की किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई उद्घोषणा जारी करने के लिए की जाती है। तो इस सेक्शन में जो है इतनी बातें जो है बतलाई गई हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित करने के लिए जो उद्घोषणाएं हैं यह कहां दी गई हैं, तो इसका जो फॉर्म दिया गया, समझिएगा बात को, इसका जो फॉर्म दिया गया है यह दिया गया है अगर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ जो है ऐसी उद्घोषणा जारी करनी है, अगर वह व्यक्ति अभियुक्त है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है 4th फॉर्म में, 4थे नंबर के फॉर्म में। आपके अभी जो है स्क्रीन पर आ गई होगी। तो 4th नंबर के फॉर्म में व्यवस्था की गई है किसके अगेंस्ट, अभियुक्त के अगेंस्ट। और अगर कोई व्यक्ति साक्षी है और उस साक्षी के लिए जो है विटनेस के लिए जो है उद्घोषणा जारी करनी है, तो उसके बारे में जो है फॉर्म नंबर 5 में उद्घोषणा दी गई है। यह भी आपके स्क्रीन पर आ गई है ना। तो इसमें जो है व्यवस्था की गई है कि अगर अभियुक्त है तो कैसे उसको उद्घोषित किया जाएगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, और अगर कोई साक्षी है तो क्या फॉर्मेट होगा, आपकी स्क्रीन पे आ गई है। तो आप जो है सेक्शन 82 को ध्यान रखिएगा। इसमें मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बात क्या है समझिएगा कि क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि कोई उद्घोषणा जारी होने से कितने दिन के भीतर किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जो है आदेशित निर्देशित किया जाता है। तो ध्यान रखिए, उद्घोषणा जारी होने से 30 दिन के पश्चात की कोई भी अवधि। क्लियर हो गई बात। और दूसरा प्रश्न आता है कि ऐसी उद्घोषणा किस किस प्रकार से पब्लिश या प्रकाशित की जा सकती है। तो आप जो है सब क्लॉज 2 के प्रोविजन जो मैंने अभी आपको बताए, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो मित्रों अब चलते हैं हम हमारी अगली सेक्शन जो बोलती है सेक्शन 83 जो बोलती है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। देखिए मित्रों, कोई व्यक्ति वारंट के थ्रू वारंट जारी किया, वो नहीं पकड़ में आया, उसके बाद जो है न्यायालय ने उसकी संपत्ति उसको जो है उद्घोषणा भी जारी कर दी, तब भी वो नहीं आ रहा है। तो अब न्यायालय के पास तीसरा उपचार है उस व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए, बाध्य करने के लिए, कि अब न्यायालय जो है उसकी संपत्ति की कुर्की करेगा जिससे कि वह व्यक्ति जो है न्यायालय के सामने आ जाए।
आप बिल्कुल बात समझिए कि अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया है और अगर वह अपने आदेश को अगर वो न्यायालय पालित नहीं करा पाती है तो बहुत विडंबना हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी सीआरपीसी में बहुत ये जो प्रक्रिया है, आदेशिकाएं हैं, यह उस व्यक्ति को विवश करने के लिए कि वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हो, ये सारी आदेशिकाएं दी जाती हैं। तो मित्रों चलते हैं हमारी सेक्शन 83 पर, जो कहती है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध। मित्रों फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रावधान जो है सीआरपीसी की सेक्शन 83 से लेकर 86 तक दिए गए हैं। जब हम इन चारों सेक्शंस को अध्ययन करते हैं तब हमें जो है कुर्की से संबंधित प्रावधान आपराधिक मामलों में जो है वह समझ में आएगा। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो प्रावधान है यह आपराधिक मामलों के लिए है। सिविल मामलों में हमारी सीपीसी में अलग से व्यवस्था की गई है। तो अभी हम जो है आपराधिक मामलों में जब कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति की कुर्की कैसे की जाएगी, उसके क्या प्रभाव होंगे, उन सब पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए, सेक्शन 83 जो है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में प्रावधान करता है। इसमें जो है 6 सब सेक्शंस हैं, 6 उपधाराएं हैं, जिसमें सबसे पहली उपधारा 1 जो है ये कहती है, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात, मतलब जिस डेट जब उद्घोषणा जारी कर दी गई है उसके पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर, मतलब चल या अचल, दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब आप समझिएगा, सेक्शन 82 में हमने ये देखा था कि अगर कोई व्यक्ति वारंट जारी होने के बाद भी, गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी अगर वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, वह अपने आप को छुपा रहा है, बच रहा है, तो न्यायालय जो है सेक्शन 82 में उद्घोषणा जारी करती है कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है न्यायालय के सामने उपस्थित हो जाए। अब उसके लिए अवधि दी गई थी कि 30 दिन के पश्चात की कोई भी अवधि के दिन जो है न्यायालय उसको उपस्थित होने का आदेश दे सकती थी। लेकिन उद्घोषणा जारी होने के बाद भी उस अवधि के बाद जिसमें जो टाइम पीरियड न्यायालय ने दिया था उस टाइम पीरियड पर वो व्यक्ति नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय के पास जो है सेक्शन 83 में क्या है, उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में प्रावधान है। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, सेक्शन 83 के अंतर्गत जो आदेश दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, यह 2 प्रकार के हैं। एक तो वह व्यक्ति साक्षी हो, मतलब एविडेंस के लिए वह व्यक्ति, उसको जो है वारंट भेजा गया था वो नहीं आया, उद्घोषणा जारी की गई थी नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति साक्षी है, विटनेस है और वह न्यायालय में नहीं आ रहा है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में जो फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, हमारी सीआरपीसी का 2nd शेड्यूल फॉर्म बताता है, प्रारूप बताता है कि कोई आदेश जो है क्या कैसे दिया जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, साक्षी की संपत्ति की कुर्की के लिए जो आदेश देना है वह सीआरपीसी के 2nd शेड्यूल के फॉर्म नंबर 6 प्रारूप क्रमांक 6 में वर्णित है। आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। इसके बाद जो है अगर कोई आदेश किसी अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने के लिए देना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब हम जो है इस सेक्शन में क्या बताया गया, सेक्शन 82 के सब क्लॉज 1 में, कि जिस न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की थी वह न्यायालय जो है उद्घोषणा जारी होने के बाद जो है क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की, चाहे वो अचल हो, चाहे वो चल हो, या जो कह सकते हैं जंगम हो, स्थावर हो, ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब इसी के साथ साथ इसमें एक परंतु दिया गया है, वह बोलता है कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद हो तो न्यायालय जो है अपने ऐसे आदेश को, संपत्ति की कुर्की के आदेश को उद्घोषणा के साथ भी जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी क्या बताया हम क्लॉज में, क्या बोला कि भाई उद्घोषणा जारी होने के बाद कुर्की का आदेश जारी किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल, लेकिन सब क्लॉज 1 के जो परंतुक है उसमें यह कहा गया है कि अगर यह विशेष परिस्थितियां, कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं देखते हैं। ये कहता है अगर वह व्यक्ति अपनी संपत्ति या उसके किसी भाग का व्यनन करने वाला है, मतलब वो व्यक्ति जिसके खिलाफ संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जा रहा है, दिया जाने वाला है, वह अपनी संपत्ति की क्या कर रहा है, व्यनन कर रहा है, डिस्पोजल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है, उद्घोषणा के साथ ही उस व्यक्ति की संपत्ति का
कुर्की का आदेश भी दे सकता है। या फिर वह व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, अपनी संपत्तियों को उस न्यायालय की जुरिडिक्शन से, मतलब जो न्यायालय उद्घोषणा जारी कर रही है उस न्यायालय की जुरिडिक्शन से अपनी संपत्तियों को हटा रहा है। तो यहां पर भी न्यायालय क्या कर सकता है, उद्घोषणा के साथ ही उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है। तो सब क्लॉज 1 में यह प्रावधान है। अब इसके बाद जो है इसका सबसेक्शन 2 जो है, उपधारा 2 जो है, ये कहती है कि जिस न्यायालय ने संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश दिए हैं। अब आदेश जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक उस न्यायालय की जुरिडिक्शन के अंदर किसी संपत्ति को कुर्क करना है उसके लिए, या फिर कोई ऐसा आदेश जो ऐसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए है जो कि न्यायालय की जुरिडिक्शन या न्यायालय जिस जिले में स्थित है उसके बाहर के जिले में हो। तो यहां पर जो है कुर्की कैसे प्राधिकृत होगी, कैसे उसको जो है लागू कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर वह संपत्ति जिस जिले में न्यायालय है उसी जिले की संपत्ति को कुर्क करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उस न्यायालय का आदेश के द्वारा जो है उस संपत्ति की कुर्की करा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई संपत्ति उस जिले के बाहर है जिसमें वह न्यायालय स्थित है तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति जो है उस जिले के, जिस जिले में संपत्ति की कुर्की कराना है उस जिले का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके द्वारा उसको एंडोर्स किया जाएगा। उसी के बाद वह कुर्की प्राधिकृत की जा सकती है। तो आपको समझ में आई बात। सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया, एक तो अगर संपत्ति जिले के अंदर है तो न्यायालय के आदेश जो ऑर्डर है उससे ही प्राधिकृत हो जाएगी। लेकिन अगर संपत्ति उस जिले से जिसमें न्यायालय स्थित है उसके बाहर किसी जिले में स्थित है वह संपत्ति, तो जिस जिले में संपत्ति स्थित है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप आईएमपी लगा लीजिए, प्री में क्वेश्चन बनेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है क्या करेगा, उस आदेश को प्रस्थांकित करेगा, एंडोर्स करेगा, उसके बाद वह कुर्की जो है निष्पादित हो पाएगी। अब इसके बाद जो है सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। देखिए समझिएगा, संपत्तियां जो है 3 प्रकार की इस सेक्शन में बताई गई हैं। पहली संपत्ति जिसको हम बोले चल संपत्ति है, जो है जंगम संपत्ति है। दूसरी नंबर की संपत्ति जो कि अचल संपत्ति है, ध्यान रखिएगा, जो कि स्थावर संपत्ति है। और तीसरी संपत्ति वे हैं जो कि या तो लाइव स्टॉक्स हैं, जीव कह सकते हैं जीवधन है, या फिर ऐसी संपत्ति विनिश्वर प्रकृति की है, पेरिसेबल नेचर की है, खराब होने वाली संपत्तियां हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों नेचर की संपत्ति के संबंध में प्रावधान है। तो सब क्लॉज 3 में जो है जंगम संपत्ति, चल संपत्ति संबंधित प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को कुर्क करना है तो वह कैसे की जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि अगर चल संपत्ति कुर्क करना है तो कैसे होगी। न्यायालय जो है उस संपत्ति को अभिग्रहित करने का आदेश दे सकता है, मतलब उस संपत्ति को सीज करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद न्यायालय जो है उस संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है ना। और इसके साथ साथ जो है न्यायालय एक ऐसा आदेश भी दे सकता है कुर्की के लिए कि भाई उस व्यक्ति की संपत्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने से प्रतिषेध, मतलब वह व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर पाएगा। तो इन जो तीनों आदेश है इनमें से कोई भी 2 आदेश या तीनों के माध्यम से चल संपत्ति की कुर्की, जंगम संपत्ति की कुर्की कराई जा सकती है। अब इसके बाद जो सब क्लोज 4 है, उपधारा 4 है, यह जो है अचल संपत्ति की कुर्की से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अचल संपत्ति की कुर्की। तो देखिए अचल संपत्ति की कुर्कियों को भी हम 2 भाग में इस सेक्शन में बांटा गया है। पहला वो संपत्ति जो कि अचल है और राज्य सरकार को, ध्यान रखिएगा, और राज्य सरकार को रेवेन्यू देने वाली है, मतलब अचल संपत्ति है और उससे राज्य सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो उस संपत्ति की कुर्की कैसे कराई जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, जितनी भी संपत्तियां राज्य सरकार को रेवेन्यू देती हैं उन संपत्तियों की कुर्की जो है वह कलेक्टर, जिसके जिले में वह संपत्ति है, जिस कलेक्टर के जुरिडिक्शन में वो संपत्ति आती है, उस कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत की जाएगी। मतलब कलेक्टर जो है उस संपत्ति की कुर्की कराएगा जो भी उसके प्रावधान है। लेकिन अगर वह संपत्ति जो है रेवेन्यू देने वाली नहीं है, वह संपत्ति ऐसी है जो जिससे राज्य सरकार को रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और उस अचल संपत्ति की कुर्की कराना है, तो उसके संबंध में प्रावधान इसमें दिए हैं कि भाई
उस संपत्ति का कब्जा न्यायालय अपने पास ले लेगा, मतलब कब्जा लेकर कर सकता है। इसके साथ उस संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ उस संपत्ति के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है कि भाई यह संपत्ति का जो भी किराया वगैरह है वह राज्य सरकार के अधीन होगा या न्यायालय के अधीन होगा, या फिर उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को परिदान करने से प्रतिषेध कर जो है इस सेक्शन में ऐसी अचल संपत्ति की कुर्की कराई जा सकती है। इन तीनों में से या तो दो आदेश के द्वारा या फिर एक आदेश के द्वारा, तीनों आदेशों के द्वारा, तीनों आदेश ना बोले, हम कहें तीनों तरीकों से तरीके दिए हैं कि भाई उस व्यक्ति की संपत्ति को कब्जा ले लेंगे, उस संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त कर देंगे। तो इन तरीकों में से या तो किसी दो तरीके से या तीनों तरीके से किसी अचल संपत्ति की कुर्की कराई जा सकती है जो राज्य सरकार को रेवेन्यू नहीं देती है। अगर रेवेन्यू देती है तो कलेक्टर कराएगा, जो कलेक्टर का प्रोसीजर है उसके माध्यम से वह संपत्ति की कुर्की कराएगा। अब इसके बाद जो है इसका जो उपधारा 5 है, यह ऐसी संपत्ति के बारे में बात करती है जो कि पेरिसेबल नेचर की है या फिर ऐसी संपत्ति कोई लाइव स्टॉक है, कोई जीवधन है। तो यहां पर आप समझिएगा कि जीवधन और विनश्वर प्रकृति की संपत्ति जो है यह बहुत, इसको संभालना बहुत कठिन होता है तथा यह भी संभावना होती है कि उस व्यक्ति को जिसकी वह संपत्ति है राज्य सरकार ने, न्यायालय ने कुर्क कर लिया तो उस संपत्ति से उसको नुकसान लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, न्यायालय क्या करती है कि वह संपत्ति को जो है न्यायालय बेच देती है। न्यायालय उसको सेल कराकर, या कोई जीवधन है तो विक्रय कर देगी, या कोई पेरिसेबल नेचर का प्रॉपर्टी है जैसे कि फसल वगैरह, तो उसको बेचकर न्यायालय जो भी उसका आगम, जो भी उसका धन प्राप्त हुआ है, न्यायालय उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगी। तो जीवधन और पेरिसेबल नेचर की संपत्ति को कुर्क करने का यही तरीका है कि उसको विक्रय कर दिया जाए, और विक्रय करके जो आगम है, जो न्यायालय को धन प्राप्त हुआ है, वह न्यायालय अपने पास सुरक्षित रख ले जब तक कि आगे डिसाइड ना करें। और इसी के साथ साथ इस सेक्शन का जो सब क्लॉज 6 है वह यह प्राधिकृत करता है कि जो रिसीवर की अपॉइंटमेंट इस सेक्शन के लिए की जाएगी, ध्यान रखिएगा, रिसीवर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 83 के लिए जो की जाएगी सीआरपीसी के अंतर्गत, वह रिसीवर की अपॉइंटमेंट सीपीसी के तहत जो रिसीवर अपॉइंट होता है ऑर्डर 40 में, ध्यान रखिए ऑर्डर 40 में रिसीवर के बारे में प्रावधान है, सीपीसी में तो ऑर्डर 40 के तहत जिस प्रकार से रिसीवर अपॉइंट किया जाता है इस सेक्शन में भी उसी प्रकार से सीपीसी के तहत रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है यह सेक्शन हमें क्या बताती है, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रावधान देती है। अब इसके बाद जो है एक और समस्या आती है कि मान लीजिए न्यायालय ने किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की तो कर ली, अब दिक्कत यह आई कि कोई अन्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या ना हो उस संपत्ति का, जिसके अगेंस्ट जो है कुर्की का आदेश ना निकला हो, या ऐसा व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न हो, कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में आके दावा करता है कि भाई आपने जिस संपत्ति को कुर्क किया है वह संपत्ति तो मेरी है, या उस संपत्ति पर मेरा कुछ हक है और न्यायालय उस संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकती। तो इसके संबंध में प्रावधान जो है सेक्शन 84 में प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन 84। मित्रों सेक्शन 84 जो है सीआरपीसी का, यह कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों को बतलाता है। इसके अंतर्गत जो है टोटल 4 सबसेक्शन हैं, टोटल 4 उपधाराएं हैं जो यह बताती हैं। सबसे पहले हम उपधारा 1 देखते हैं। उपधारा 1 बोलती है यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, मतलब कि सेक्शन 84 के अंतर्गत वही व्यक्ति दावे आपत्तियां लगा सकता है जो उद्घोषित व्यक्ति ना हो, जिसको उद्घोषणा के कारण जिसकी संपत्ति कुर्क ना की गई हो। अगर देखिए सिंपल सी बात है, उद्घोषित व्यक्ति ही दावे आपत्ति लगाएगा तो वो तो न्यायालय में उपस्थिति हो गया, और उसकी संपत्ति की कुर्की करी किस लिए गई थी कि भाई न्यायालय में उपस्थित हो जाए। तो यहां पर यह स्पष्ट बात है कि सेक्शन 84 में केवल उसी व्यक्ति की दावे आपत्ति स्वीकार की जाएंगी जो कि उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है। अब कोई ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उस संपत्ति के संबंध में जिसे कुर्क किया गया है कोई दावे आपत्ति लगाना चाहता है, तो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि दावे आपत्तियां जो है कितने समय के भीतर लगाई जा सकती हैं। तो ये सेक्शन प्राधिकृत करती है कि जिस तारीख को कुर्की की गई है
उस तारीख से 6 मास मतलब 6 मंथ के भीतर जो है दावे और आपत्तियां लगानी है, विथ इन द 6 मंथ लगानी है। अब यहां पर अगली बात यह है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति ने दावे आपत्तियां लगाई, अब अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो यहां पर इसका जो परंतुक है, सब क्लॉज 1 का जो परंतुक है, यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति के जो विधिक प्रतिनिधि हैं, जो उसके लीगल वारिस हैं, वह भी इस दावे आपत्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। अब इसके बाद जो है सेक्शन 84 का सब क्लॉज 2 यह बोलता है कि मान लीजिए, आप समझिएगा, मान लीजिए किसी संपत्ति की कुर्की की गई। अब हमने देखा था पिछले सेक्शन में कि कुर्की या तो न्यायालय के जुरिडिक्शन के भीतर हुई है या फिर जिस जिले में न्यायालय है उसके बाहर की किसी संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो बहुत सिंपल बात है कि अगर वह संपत्ति न्यायालय के जुरिडिक्शन में थी और उस संपत्ति पर दावे आपत्ति लगाना है, तो जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया था उसी न्यायालय में दावे और आपत्तियां लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई संपत्ति उस न्यायालय के जुरिडिक्शन से बाहर थी जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया था, तो ऐसी स्थिति में जिस जिले में संपत्ति स्थित है उस जिले के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास दावे और आपत्तियां लगेंगी। दोनों बात क्लियर हुई। अगर उसी जिले में है जिस न्यायालय ने आदेश दिया था, उसी जिले के अंदर, उसी की जुरिडिक्शन के भीतर है, तो उसी न्यायालय में लगा लो दावे आपत्तियां। लेकिन अगर किसी दूसरे जिले में है तो दावे आपत्तियां कहां लगेंगी? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लगेंगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो है, मजिस्ट्रेट जो है, उसके न्यायालय में क्या लगाना होगा? दावे आपत्तियां लगाना होगा। इसके बारे में प्रावधान सबसेक्शन 2 में है। अब सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जिस न्यायालय के समक्ष दावे आपत्तियां लगी हैं वह न्यायालय उन दावे आपत्तियों को स्वयं सुन सकता है। लेकिन जहां सीजेएम के सामने दावे आपत्ति लगी है तो सीजेएम साहब क्या कर सकते हैं? उन दावे आपत्तियों को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय को उनको सुनने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः जिस न्यायालय के समक्ष दावे आपत्ति लगी है वही न्यायालय उनको सुनेगा। अब यहां पर जब दावे आपत्तियां लगाई गई तो इसके 2 परिणाम हो सकते हैं। या तो दावे आपत्तियों को स्वीकार कर लिया जाए या अस्वीकार कर दिया जाए। तो आप समझिएगा कि अगर दावे और आपत्तियां अस्वीकार कर दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसने दावे आपत्तियां लगाई हैं, ऐसे आदेश की जिस तारीख को उसके दावे आपत्तियां नामंजूर किए गए हैं उसके 1 साल के भीतर, बिल्कुल आईएमपी बात है, मेंस प्री एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि 1 साल के भीतर वह व्यक्ति न्यायालय में सिविल वाद दायर कर सकता है। बहुत सिंपल बात समझ में आई कि जिस तारीख को ऐसे दावे और आपत्तियां नामंजूर करे हैं न्यायालय ने, तो वहां उस आदेश के 1 साल के भीतर सिविल न्यायालय में वह मामला दायर कर जो है सिविल वाद लगाएगा और वहां का निर्णय जो आएगा वह न्यायालय को मान्य होगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 84 इन सब बातों के बारे में प्रावधान करती है। अब सेक्शन 85 जो है यह बताती है, समझिएगा, कि अब देखिए संपत्ति कुर्क किस लिए की गई थी? उस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए। तो अब अगर मान लो वह व्यक्ति हाजिर हो जाता है या हाजिर नहीं होता है, 2 साल गुजर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हाजिर ही नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का क्या होगा? क्या राज्य सरकार उसको अपने अधीन ले लेगी हमेशा के लिए? क्या राज्य सरकार उसको विक्रय कर देगी? तो सेक्शन 85 में इन्हीं सब बातों के बारे में प्रावधान है कि ऐसी कुर्क की हुई संपत्ति की निर्मुक्ति करना, विक्रय करना और वापस करना। तो चलिए मित्रों देखते हैं सेक्शन 85। मित्रों सेक्शन 85 बोलती है कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना, मतलब रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटेस्टेड प्रॉपर्टी। अब आप बात समझिएगा, जब किसी संपत्ति को जो है अटैच कर लिया गया है, अब अटैच करने के बाद 2 परिस्थितियां बनती हैं। या तो वह व्यक्ति जितने समय के भीतर, उसको निर्दिष्ट समय के भीतर या तो वो न्यायालय में उपस्थित हो गया या फिर नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस सेक्शन 85 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि अगर वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर, मतलब वह समय जिसके लिए न्यायालय ने उसको आदेशित किया था, उस समय के भीतर अगर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो न्यायालय जो है उस व्यक्ति की संपत्ति को क्या करेगा? उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से निर्मुक्त कर देगा, रिलीज कर देगा फ्रॉम
कुर्की। तो 85 के सब क्लॉज 1 में निर्मुक्ति के प्रावधान है अगर टाइम पर व्यक्ति आ जाता है, लेकिन वह व्यक्ति विधिनिष्ठ समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इस सेक्शन का जो सब क्लॉज 2 है वह कहता है यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विधिनिष्ठ समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी। मतलब कि वह संपत्ति जो है राज्य सरकार के डिस्पोजल पर डिपेंड करेगी, राज्य सरकार के व्ययनाधीन वह संपत्ति आ जाएगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास का अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकेगा। मतलब ध्यान रखिए, वह संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन आ गई है क्योंकि वह व्यक्ति विद इन द टाइम पीरियड उपस्थित नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार जो है उस व्यक्ति की संपत्ति का विक्रय कर सकती है। लेकिन विक्रय कब करेगी? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली शर्त यह है कि जिस तारीख को कुर्की की गई है उस तारीख के 6 महीने के बाद ही विक्रय होगा, पहली कहानी। और दूसरी बात यह है अगर उस संपत्ति के संबंध में कोई दावे आपत्ति लग गए थे तो जब तक उन दावे और आपत्तियों का निराकरण नहीं हो जाता, उन दावे और आपत्तियों को जो है निपटा नहीं दिया जाता, तब तक राज्य सरकार जो है उस संपत्ति का विक्रय नहीं कर पाएगी। तो इसके संबंध में प्रावधान जो है इस सेक्शन में दिए गए हैं। अब इसी के साथ साथ सब क्लॉज 2 में यह भी बताया है कि मान लीजिए अगर वह संपत्ति ऐसी है जो कि शीघ्रतः क्षयशील है या हम कह सकते हैं वह संपत्ति खराब होने वाली है, तो यहां पर यह भी प्रावधान है कि न्यायालय जो है या सरकार जो है उस संपत्ति को किसके फायदे के लिए, उस व्यक्ति के फायदे के लिए जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कि भाई अगर इसको विक्रय ना किया गया इस संपत्ति को तो फिर उस व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सरकार क्या कर सकती है, उस संपत्ति को किसी भी समय पर विक्रय कर सकती है। यह सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यह भी बताया गया है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब वह व्यक्ति न्यायालय के सामने न विधिनिष्ठ समय के भीतर उपस्थित हुआ न विधिनिष्ठ समय के बाद उपस्थित हुआ, लेकिन संपत्ति की कुर्की के 2 साल के भीतर, ध्यान रखिएगा, विथ इन द 2 ईयर्स का पीरियड, 2 साल के भीतर वह व्यक्ति या तो उपस्थित हो गया है या फिर पकड़कर लाया गया है, मतलब पुलिस उसको जो है गिरफ्तार कर लाई है। अब जब उस व्यक्ति को पकड़कर लाया गया या वो खुद उपस्थित हो गया 2 साल के भीतर और न्यायालय में यह अपनी बात सिद्ध करता है कि भाई वह न्यायालय की आदेशिका से बच नहीं रहा था, वास्तव में तो कहानी यह है कि उसको तो पता ही नहीं था कि न्यायालय ने आदेश दिया है और वह न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि वह न्यायालय के आदेश से बच नहीं रहा था बल्कि उसे मालूम ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा न्यायालय क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति को जो उसकी अगर उस संपत्ति का विक्रय कर दिया गया है तो जितना भी धन अर्जित किया है सरकार ने, जितना भी धन सरकार को मिला है उस संपत्ति के विक्रय से, उस विक्रय में से, उस धन में से या उस आगमों में से कुर्की के और विक्रय के खर्चों को काटकर, ध्यान रखिएगा कि जो भी राज्य सरकार के खर्चे हुए हैं उनको काटकर रिमेनिंग अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर केवल संपत्ति कुर्क की गई थी, अभी विक्रय नहीं की गई है, तो उस संपत्ति को जो है उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यह कहानी कब होनी चाहिए, 2 साल के भीतर। अब जो है सेक्शन 85 का सब क्लॉज 3 जो है इस बात को क्लियर कर देता है। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति 2 साल के भीतर लाया गया, अब लाने के बाद या वो खुद आ गया और न्यायालय में अपनी बात सिद्ध करना चाहता है कि भाई उसको जो है पता ही नहीं था, उसको जो है आदेशिका का नॉलेज ही नहीं था, उस तक बात ही नहीं पहुंच पाई थी। तो ऐसी और न्यायालय क्या करता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, न्यायालय कहता है नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश के सेक्शन 85 के सब क्लॉज 3 के तहत न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अगेंस्ट अगर उस व्यक्ति को अपील करना है, ध्यान रखिए क्या करना है, अपील करना है, तो उसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 86 में दिए गए हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है सेक्शन 85 की सब क्लॉज 3 के तहत और सबसेक्शन 3 के तहत जो है आदेश दिया गया है जिसमें उसके जो दावे आपत्ति है उनको नामंजूर कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो है अपील कहां कर सकता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अपील कर सकता है
प्रथम उल्लेखित न्यायालय के दंडादेश में सामान्यतः अपील होती है। मतलब जो प्रथम न्यायालय है जिसने ऐसी कुर्की का आदेश दिया था, उस न्यायालय के दंडादेश की अपील जिस न्यायालय में होती है, उस न्यायालय में ऐसा व्यक्ति सेक्शन 85 के सब क्लॉज 3 के तहत दावे आपत्तियों को नामंजूर करने के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो इस सेक्शन में जो है इन्हीं सब बातों को बताया गया है। सेक्शन 85 आपको समझ में आई, सेक्शन 86 समझ में आई। अब चलते हैं हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो बोलता है आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। मित्रों, चैप्टर 6 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम, इस टॉपिक में जो है सेक्शन 87 से सेक्शन 90 तक प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा इनको देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम, सेक्शन 87 बोलता है समन के स्थान पर या अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। अब आप बात समझिएगा कि कई बार ऐसा होता है जब न्यायालय ने कोई समन जारी कर दिया और समन जारी करने के बाद वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित नहीं हुआ और ये विश्वास कराया जाता है न्यायालय को कि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है समन के स्थान पर वारंट जो है जारी कर सकती है या समन के साथ जो है अतिरिक्त रूप से वारंट जारी करती है। तो आप न्यायालय में अगर आप एडवोकेट हैं तो धारा 87 का आवेदन आप लोगों ने लगाया ही होगा, आपको मालूम ही होगा। और अगर आप एडवोकेट नहीं है, स्टूडेंट हैं, तो आप समझ लीजिए कि सेक्शन 87 जो है यही प्रावधान करती है कि समन के स्थान पर या समन के जो है अतिरिक्त वारंट जारी करने की शक्ति न्यायालय को 87 में दी हुई है। न्यायालय में जो है आवेदन लगाया जाता है, धारा 87 का आवेदन लगाया जाता है समन के स्थान पर वारंट जारी करने के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है सेक्शन 88 जो बोलती है हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। अब सिंपल सी बात है, वह व्यक्ति न्यायालय में या तो उसको समन किया गया था, हाजिर हो गया है, या वारंट के थ्रू किया गया था, हाजिर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अब उस व्यक्ति से, या वो न्यायालय में ऑलरेडी उपस्थित है, तो न्यायालय जो है वह आगे भी न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा, रेगुलरली न्यायालय में आता रहेगा। तो ऐसी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय जो है सेक्शन 88 के तहत उससे जो है बंद पत्र निष्पादित करा सकती है। न्यायालय जो है उसको बंद पत्र उससे ले सकती है कि वह जो है न्यायालय में जब भी न्यायालय उसे बुलाए तब वह न्यायालय में आता रहेगा। तो सेक्शन 88 बंद पत्र निष्पादित कराने के लिए बात करती है, न्यायालय जो है निष्पादित करा सकता है। अब इसके बाद सेक्शन 89 जो है ये कहती है कि हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। सिंपल सी बात है, न्यायालय ने उससे बंद पत्र निष्पादित करा लिया कि रेगुलर आते रहोगे, वो नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी प्राधिकृत कर सकती है सेक्शन 89 के अंतर्गत। अब यहां पर जो है इस सेक्शन के जो इस टॉपिक के जो प्रोविजंस हैं इतने में कंप्लीट होते हैं, लेकिन सेक्शन 90 जो है यह प्रावधान करती है कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 6, इस चैप्टर के अंतर्गत जो समन और गिरफ्तारी के जो प्रावधान दिए हैं वह सामान्यतः इस अधिनियम के तहत या सामान्यतः जो गिरफ्तारी और समन जारी किए जाएंगे वह सब इस चैप्टर के तहत किए जाएंगे, इस बात का निर्देश है सेक्शन 90 के अंतर्गत। तो आपको इतनी बातें यहां पर समझ में आई होंगी। तो मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने जो है हमारे 6 चैप्टर को, सीआरपीसी के चैप्टर 6 को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया और आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम जो है हमारा जो 7th चैप्टर है सीआरपीसी का, जो बात करता है चीज पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिका है। किसी थिंग को, किसी वस्तु को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए जो आदेशिकाएं जारी की जाती हैं उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।